ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम टू सक्सेस इंक, है ना। काफ़ी समय के बाद हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोबारा मिल रहे हैं इंग्लिश की क्लास के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हमने आज गूगल मीट पे ये डिस्कस किया था कि लाइव पढ़ने से अच्छा हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे इस वीडियो के अपलोड होने के अगले दिन के बाद 10:30 बजे से हम गूगल मीट पर हाफ एन आवर के लिए डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है बेटा। और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ने में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस वहीं पर करेंगे। ठीक है, चाहे वो रिगार्डिंग टू योर कोर्स हो, रिगार्डिंग टू क्लासेस हो, या फिर कोई भी टेक्निकल जो दिक्कत आपको आ रही है उनके रिगार्डिंग हो। ठीक है बेटा। सो अब चैलेंजेस काफ़ी थे बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो आप लोग सभी के सभी बैचेस में पढ़ते थे, तो कोई स्टूडेंट पुराना है और कोई स्टूडेंट नया था, तो वो हमने वो कैटेगरी बनी रहती थी ऑलरेडी कि किस बैच का सिलेबस कहाँ पर चल रहा है। बट अब दिक्कत यह है बेटा कि क्लासेस है नहीं चल रही कोविड की वजह से। सो अब क्या किया जाए, तो मैंने ये डिसाइड किया है बेटा कि जो क्लासेस चलेंगी वो क्लास 1 से चलेंगी। कहने का मतलब जो हम सिलेबस बढ़ाएंगे बेटा वो एकदम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और जंप नहीं करेंगे सिलेबस को भी। तो जो स्टूडेंट्स जिनका ये मान के चलिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया था सिलेबस, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स उनके पास क्या आए, दोबारा रिपीट होकर आए। ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्लासेस जो हैं वो पूरा बेसिक से ही स्टार्ट होंगी और आगे हम इसको बढ़ाएंगे। सेकंड पॉइंट ये था बेटा कि क्या क्लासेस, एक डाउट आया था और स्टूडेंट का कि क्या क्लासेस सिर्फ SBI क्लर्क के रिगार्डिंग होगी या SSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है बेटा। तो एक्चुअली आप सभी को पता है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना, एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो चाहे आप उसको SBI PO के रूप में पढ़िए या फिर आप उसको SSC CGL के अकॉर्डिंगली पढ़िए, पढ़नी आपने एक भाषा ही है। ठीक है बेटा। जो डिफरेंस होता है वो केवल सिलेबस का होता है। ठीक है। तो होगा क्या बेटा, जो कॉमन सिलेबस है वो तो आपका दोनों के ही काम आएगा। SBI वालों जो स्टूडेंट SBI की तैयारी कर रहे हैं उनके काम भी आएगा, और जो स्टूडेंट CGL की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के काम आएगा। ठीक है ना बेटा। तो जो सिलेबस में अंतर है, तो बेसिकली SBI का सिलेबस थोड़ा छोटा ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे आपका वॉइसेस का जो चैप्टर है वो SBI में नहीं आता, CGL में आता है। वॉइसेस मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस। दूसरा हो गया बेटा आपका नरेशन का जो पार्ट है, नरेशन मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा। ये जो दोनों टॉपिक्स है ये बेसिकली काफ़ी बड़ा टॉपिक माना जाता है इंग्लिश का CGL के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स होंगे ये मैं आपको अलग से करा दूंगा जो स्टूडेंट SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर जो SBI वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, बट उनका सिलेबस तो कंप्लीट ही होगा। ठीक है ना बेटा। तो अगर समराइज़ करूँ मैं इस बात को, तो ये है बेटा, जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो तो सभी दोनों के ही साथ चलने हैं, और जो आपके अलग अलग टॉपिक होंगे वो आपको अलग से मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बना के दे दूंगा। तो ऐसे में होगा क्या कि बैंकिंग और SSC दोनों स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स मीटअप हो सकती हैं। इज़ इट क्लियर? चलिए, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, क्योंकि मॉर्निंग में क्या हुआ था कि डायरेक्टर सर ने एक और मीटिंग बुला दी थी उसी समय, तो मेरे को इसलिए जल्दी से वाइंड अप करना पड़ा। ठीक है। तो समय नहीं लग पाया बातें करने का, तो इसलिए मैंने 10 मिनट के अंदर ही उस मीटिंग को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ ये है बेटा कि यहाँ पे जो जरूरी होगा, एक तो होगा आपका फीडबैक। ठीक है। फीडबैक किसके रिगार्डिंग? फीडबैक साउंड के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा। फीडबैक क्योंकि डिफरेंट है, मैं एक लैपटॉप के आगे बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी अपनी कॉपी के आगे बैठकर इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, क्लासेस को नोट कर रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है। तो आपने फीडबैक देना है बेटा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो जो दिक्कतें आपको लगेंगी तो उसको ज़रूर बताइएगा मुझे कि सर ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो थी हमारी स्टार्टिंग की बातें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि कैसे करेंगे हम। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा सिलेबस क्या है। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले सिलेबस पे ही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस हम अब कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे सर कि ड्यूरेशन क्या होगी इन क्लासेस की। ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये है बेटा, सिलेबस की अगर मैं बात करें तो इंग्लिश का जो सिलेबस है, चाहे वो बैंक और SSC हो, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका वोकैबलरी। ठीक है। वोकैबलरी में आपका आएगा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है।
आपके फ्रेजेस, ठीक है, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेजेस, फिर आपके आएंगे वर्ड मीनिंग्स, मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है बेटा, ये तो सभी में आना है। ठीक है, इसके बाद होगा क्या कि वोकैबलरी के बाद बेटा आपके पास आएगा, वोकैब के बाद आएगा आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेटा आपका आ जाएगा पैसेज, अनसीन पैसेज भी हम जिसको बोलते थे। ठीक है, पैसेज के साथ साथ आपका क्लोज टेस्ट ये भी आएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बेटा क्लोज टेस्ट दो टाइप के हैं। किसी किसी क्लोज टेस्ट में मैंने ये भी देखा है कि वो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को पूछता है, और किसी किसी क्लोज टेस्ट में ये भी देखा है कि वो वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग को ही पूछता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये मान के चलिए क्लोज टेस्ट जो है वो आपका वोकैब और ग्रामर और रीडिंग इन सब का क्या है, एक एप्लीकेशन है ना, इन सब पर बेस्ड एक क्वेश्चन का सेट होगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट आता है आपका पैरा जंबल, पैरा जंबल। ठीक है बेटा, ये चीज़ें तो आपके आएंगी। ठीक, बाकी याद रखिएगा बेटा वीडियो कंप्रेस्ड होकर बनाई गई है, तो आप अगर आप अपनी क्या बोलते हैं वीडियो क्वालिटी को यूट्यूब पर देख रहे हो, वीडियो क्वालिटी को अगर आप 360p भी करोगे तो भी आपका ज़्यादा नेट यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका डेटा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो आराम से इसको हाई क्वालिटी पे डालकर आप ज़रूर देखिए। ठीक है बेटा, कंजूस मत बनिए ठीक है, और अपनी डेटा को इस्तेमाल कीजिए आराम से। वीडियो कंप्रेस्ड है तो ज़्यादा बड़ा इसकी मेमोरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, आपका ग्रामर। ठीक है, तो जो बैंक और एसएससी दोनों की इंग्लिश है बेसिकली ये किस पर है बेटा डिपेंड, 3 इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर डिपेंड है। अब अगर ग्रामर की बात करें बेटा तो ग्रामर भी 2 टाइप की है, याद रखिएगा। एक होगी आपकी फंक्शनल ग्रामर, ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रामर। दूसरी होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, चलिए अब फंक्शनल ग्रामर की बात करें बेटा तो यहाँ पे आपकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। जैसे आपका हो गया पहला टॉपिक क्या है बेटा, सभी को पता है आप सबको, नाउन है। देन आपके पास है प्रोनाउन। ठीक है, फिर आपके पास आएगा एडजेक्टिव, फिर आपके एडजेक्टिव। ठीक, फिर इसके बाद आएगा आपके पास नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, फिर आपका वर्ब आएगा, देन आपका एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन एंड देन कंजंक्शन। ठीक है बेटा, तो पूरी पार्ट ऑफ स्पीच तो आएगी। साथ साथ इसके साथ साथ बेटा एक अलग से टॉपिक आता है जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक और पार्ट ऑफ स्पीच होती है जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन, बट ये आपके सिलेबस में नहीं रहती, तो इसीलिए यहीं तक आपके पास सिलेबस है, कंजंक्शन तक। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल भी आएगा। आर्टिकल के साथ साथ बेटा आपको पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, फिर एक टॉपिक और आएगा आपका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। तो ये तो बेटा सभी के पास आने वाला है। ठीक है, चाहे आप एसबीआई की बात करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, तो ये आपका सब जगह आने वाला है। एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही देखा है बेटा कि लेवल की बात करो अगर आप इंग्लिश की, तो कोई लेवल नहीं है बेटा आपके पास। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो पीओ की इंग्लिश भी ईजी होगी, और आर्मी क्लर्क की इंग्लिश भी आपके लिए ईजी होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आती है ना बेटा, तो चाहे आप पीओ की बात करो, बैंक क्लर्क की बात करो, आर्मी क्लर्क की बात करो, सारे के सारे लेवल आपके लिए क्या होंगे, टफ होंगे। ठीक है, इट इज़ अ लैंग्वेज नॉट मैथमेटिक्स, जहाँ पर हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो जाए, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बननी चाहिए बस। ठीक है, तो लेवल कुछ नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, आपको बस सिलेबस को ढंग से समझना है, कोर कॉन्सेप्ट को समझना है इंग्लिश के, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एकदम सारी अपनी जो आपके दिमाग में मंशा है कि क्या होगा कैसे होगा, उन सब चीज़ों को भूल जाओ। बस ये समझो कि हम अपने लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे बैंकिंग की हो, एसएससी की हो। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें आपका आएगा टेंस, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक और छूट गया था हमारे पास, मोडाल्स। ठीक है,
अब मोडाल्स बेसिकली क्या है, ये फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ये वर्ब है ना, वर्ब की वजह से ही मोडाल्स है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि वर्ब में जो हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो मोडाल को पढ़ के हमको वर्ब समझ आएगा, फिर वर्ब बेसिक पढ़ के समझ आएगा, है ना, और फिर वर्ब एडवांस पढ़ के ही हमको पूरी वर्ब समझ आनी है, ठीक है बेटा। तो जब आपका बेटा, जब आपके पास ये वर्ब जो है, जब आपका वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, ये वर्ब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, तो उसके बाद आप आसानी से समझ पाओगे कि टेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड है, वर्ब पर। टेंस के बाद आता है बेटा आपका वॉइसेस। वॉइसेस मतलब आपका एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की ही डिमांड है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ये सारा यहीं पे आएगा। इसके बाद आपका है नरेशन। नरेशन मतलब बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये होगा आपका नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो है, एक अलग से टॉपिक भी आ जाता है कंडीशनल सेंटेंस, बट वो ऐसा है कि हम टेंस के साथ ही कर लेते हैं उसको, फिर भी इसको हम इस बार अलग सेक्शन में ही पढ़ लेंगे, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, ठीक है, जो आपके किस में आएंगे, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 के साथ साथ ये 3 भी है, मतलब 4 के अंदर है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, तो ये 18 टॉपिक्स हैं, ठीक है बेटा। तो इन 18 टॉपिक्स में हमने जान लगा देनी है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब तो ये तो था हमारा सिलेबस, ठीक है बेटा। अब बात आती है सर कि ड्यूरेशन क्या होगा। आप सभी जब भी आपको कुछ भी नोट करना हो, तो इसलिए मैं वीडियो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज कर सकें, अपने अनुसार उसको फॉरवर्ड करके देख सकें, अपना समय बचा सकें, ठीक है बेटा। लाइव क्लासेस की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है बेटा, वो पहला ड्रॉबैक होता है कि वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि या तो आपका नेट स्लो हो जाए या मेरा नेट स्लो हो जाए, ठीक है। और वो चीज़, सेकंड बात यह है कि वो चीज़ रिकॉर्डेड नहीं हो सकती, वो वहीं पर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लाइव क्लासेस को अवॉइड ही किया है, ठीक। थर्ड थिंग ये है बेटा, क्योंकि डाउट सेशन हम सब के सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सभी को मेरा नंबर पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज़ फिर से नोट कर लीजिए, 9897832413। तो बेटा जो भी आपके डाउट होंगे तो आप इस पर डायरेक्टली क्या कीजिए, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। मेरे को मैसेज कर दीजिए कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी आपका कोई भी फीडबैक हो उसको इम्प्रोवाइज़ करने का, ठीक है। चलिए, अब सेकंड बात आती है सर ड्यूरेशन क्या होगी। तो देखो बेटा, ड्यूरेशन जो इसकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैक्सिमम 3 मंथ मैक्सिमम, ठीक है बेटा। आज की डेट से 3 महीने के बीच में हमारा ये पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाना चाहिए। कारण क्या है बेटा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आई एम फ्री, है ना, आप भी फ्री हैं, मेरे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है क्लासेस का, ठीक है। एक क्लास को मुझको 4-4 5-5 बार नहीं लेना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो हमारी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास बनी रहे, और अगर अच्छा रहा तो हम इसको 2 आवर्स की क्लास भी बना देंगे, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 महीने में आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कोर्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को भी क्या करें, शेयर कर सकें, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो सिलेबस आपने नोट कर लिया है, ठीक है बेटा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो, सिलेबस नोट कीजिएगा। और अब बात आती है कि सर शुरुआत कहाँ से, सॉरी अभी तो कंप्लीट सिलेबस तो डिस्कस भी नहीं हुआ। हाँ, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट थिंग तो ये है बेटा कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है ना, और लैपटॉप से मैं आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी आसानी से करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको बने रहना है बेटा, क्योंकि आप लोगों का साथ रहेगा, इसीलिए वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बड़े अच्छे से करने वाले हैं इस बार, ठीक है, आरसी का जो सेक्शन है। साथ साथ बेटा वोकैबलरी भी अच्छे से होगी, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, तो चलिए अब आप हेडिंग डालिए
हमारे टॉपिक की जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टेंस। तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। टेंस, तो बेसिकली बेटा जो टेंस जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से बना है, ठीक है। TEMPUS, टेम्पस से बना है, जिसका मतलब होता है समय, ठीक है। तो इसका मतलब टेंस सिर्फ समय से ही संबंधित रखता है, ठीक है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखें तो लिखिए, तो आपको कॉपी पेन भी रखना है बेटा साथ में, ठीक है। तो लिखते जाइए साथ साथ। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, it is that form of verb which indicates the time and the state of an which indicates the time and the state of an action और इवेंट, ठीक है बेटा। टेंस क्या है बच्चों? एक ऐसा शब्द है जो क्या शो करता है, जो इंडिकेट करता है समय को, ठीक है। और साथ साथ इट ऑल्सो इंडिकेट द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ठीक। अब टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है बेटा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस मतलब वाक्य, याद रखिए। देखिए हमको पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि सर व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज, ठीक है। सेंटेंस है क्या बेटा? सेंटेंस अगर देखा जाए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों का समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड तो क्लॉज भी है, ठीक है सर। सेकंड चीज़, जो सेंटेंस में जो ग्रुप होता है शब्दों का वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। अरेंजमेंट इज नेसेसरी, ठीक है बेटा। तो अरेंजमेंट फ्रेज में भी नेसेसरी है और क्लॉज में भी नेसेसरी होता है, ठीक है। थर्ड थिंग होती है बेटा मीनिंग। सेंटेंस की एक अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट मीनिंग होती है, जबकि फ्रेज में कोई भी अपनी फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है, फ्रेज की कोई भी कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। मान लीजिए मैंने कह दिया दिस इज वाई, तो ये क्या है, शब्दों का समूह भी है, प्रॉपरली अरेंज भी है ना, बट यहाँ पर कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रही है, ठीक है। या फिर मान लीजिए वी शुड नॉट, तो शब्दों का समूह है बट इसमें क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो क्लॉज भी यही होता है बेटा, क्लॉज में कोई मीनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक शब्दों का समूह है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। इसको दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लॉज के साथ जुड़कर ही ये क्या बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, विच हैज़ अ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड कंप्लीट मीनिंग। चलिए, अब फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है बेटा? फ्रेज में क्या होता है, ये बस शब्दों का एक समूह होता है। क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है बेटा। चलिए अभी आगे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आप नोट भी करते जाइए साथ साथ और समझते भी जाइए। नेक्स्ट क्या है बेटा कि टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। सेंटेंस आप समझ गए, अब लिखिए टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अगर हम सब वाक्य के प्रकार की बात करें तो जो सबसे पहला सेंटेंस का टाइप आता है दैट इज नोन एज डिक्लेरेटिव, DECLARATIV, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस, ठीक। अगर हिंदी में समझे बेटा तो जब भी हम बात करते हैं कुछ बोलना, ठीक है, तो कुछ बोलने का मतलब क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें लिखिए अ सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट्स और assertions
ठीक है, अ सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शन। तो अगर हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं या कोई भी हम बात बोलते हैं तो बेटा दो प्रकार से बोलते हैं, है ना। फर्स्ट इज क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, या फिर बोल सकते हैं इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एक और नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आप इनके अरेंजमेंट की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, इंग्लिश में जितने भी वाक्य होते हैं उनका जो बेसिक अरेंजमेंट है वो है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कभी बात करेंगे अभी आगे चल के कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, वर्ब के कितने प्रकार हैं, ये भी हमको पता ही है, और ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो ये होता है आपका सेंटेंस एनालिसिस का टॉपिक, ठीक है बेटा, इसको भी करेंगे आगे चल के। चलिए, तो फिलहाल जैसे हम बोलते हैं ही इज़ राइटिंग अ लेटर, सो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या हो गया आपके पास, मेन वर्ब। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वर्ब का पार्ट बना रहे हैं, है ना। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये पूरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी अरेंजमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर हम हिंदी की बात करते हैं बेटा, तो हिंदी की जो सेंटेंस होता है वो लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब। जैसे वह पत्र लिखता या लिख रहा है, लिख रहा है, तो वह क्या हो गया बेटा आपके पास सब्जेक्ट, पत्र क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और लिख रहा है मतलब वर्ब, ठीक है। एक इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा कि आपको इतना भी समझना है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट, ठीक है। व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। देखिए बेटा, मैं भी काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली पढ़ाता था, पहले भी पढ़ाता था, बट अब काफ़ी समय लग चुका है। कुछ समय पढ़ाया था मैंने, फिर कुछ वो वीडियोज़ भी हटा दी थी, ठीक है बेटा। तो बात आई सर कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी बेटा क्लासेस में, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट जैसे मैं भी यूज़ टू हो जाऊँगा तो आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा सेंटेंस इतना समझ आया। चलिए अब एक चीज़ और समझो, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट मतलब जो बोला जा रहा है, ठीक है, जो भी बात बोली जा रही है वो सब क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को जैसे ही इज़ राइटिंग लेटर, तो बोला किसके बारे में जा रहा है, लेटर के बारे में नहीं, बोला सिर्फ जा रहा है ही के बारे में, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। और सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी भी चीज़ बची आपके सेंटेंस में वो सारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णन करना, टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है बेटा, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो वही है कि क्या किसके बारे में बोला गया वो सब्जेक्ट, और क्या बोला गया वो उसका प्रेडिकेट, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए, तो अब वापस आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, फिर आपके पास आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी बेटा मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आपके पास सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है। पहला तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का मतलब आप उसकी वर्ब को क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है, नेगेटिव वर्ब यूज़ कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, अगर नेगेटिव वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उस वर्ब के आगे क्या लगा दीजिए, नॉट, वर्ब के आगे आप क्या लगा दीजिए, एक एडवर्ब लगा दीजिए, नॉट, ठीक है। तो ये भी वर्ब को क्या कर सकता है, नेगेटिव बना सकता है। जैसे मैंने बोला शीतल क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, शीतल क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। अब मैंने आपसे कहा बेटा नॉट का प्रयोग मत करो, बट इस सेंटेंस को क्या बना दो, नेगेटिव बनाओ ये। तो आप इसका नेगेटिव क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर शीतल डिसक्वालीफाइड इन द एग्ज़ाम, बोलोगे ना। क्वालिफाइड को क्या कर दोगे, डिसक्वालीफाइड, सॉरी यहाँ पे इन रहा होगा, इन द एग्ज़ाम, ठीक है बेटा। तो जब हम क्वालिफाइड का क्या कर दें, डिसक्वालीफाइड कर दें, वर्ब को ही नेगेटिव बना दें, तो भी ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है बेटा। चलिए, क्योंकि आप देखो मेन चीज़ ये है बेटा, आपको रटना कुछ नहीं है, ठीक है, आपको क्या देखना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए चलना है, और वो धीरे धीरे आएगी, ठीक है। चलिए, तो बट यहाँ पर हम नेगेटिव वर्ब नहीं लिख सकते ना मेंशन, क्योंकि अभी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं नॉट वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस। अब क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है, वो वर्ब की विशेषता बताएगा, इसलिए नॉट जो है बेटा वो हमेशा किसके साथ रहेगा, हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इज इट क्लियर बेटा? आप ये नहीं कर सकते ही नॉट इज़ राइटिंग अ लेटर, वो जैसे भी अरेंजमेंट चेंज करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ सेंटेंस में सेकंड लिखिए टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड लिखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अगर हम हिंदी में समझें तो ये बोला जाता है सर कुछ पूछना, कुछ पूछना, ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है आपके पास ओपन एंडेड और दूसरा होता है आपके पास क्लोज एंडेड, ठीक है बेटा। ओपन एंडेड वह सेंटेंस हुआ या वह इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ जिसका आंसर, लिखिए जिसका आंसर कोई वाक्य हो, जिसका आंसर क्या हो बेटा, कोई वाक्य हो, ठीक है। क्लोज एंडेड क्या हुआ, जिसका आंसर यस या नो हो, ठीक है बेटा। तो दो टाइप के सेंटेंस ही क्या कहलाते हैं, ओपन एंडेड, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकंड अगर जो डिफरेंस की बात करें बेटा, तो सेकंड डिफरेंस होता है सर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आप एक बार इसको नोट करते जाइए साथ साथ बड़े आराम से। तो बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर है, ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर है वो होता है आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन इज ऑब्जेक्ट, और फिर आपके पास आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बोला वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, तो वाई आपका एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, यू इज सब्जेक्ट हेयर, राइटिंग इज मेन वर्ब, आर आपका हेल्पिंग वर्ब था, और अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब ये अ क्या है, ये आर्टिकल है, इसको हम आर्टिकल के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आया क्लोज एंडेड। अगर आप क्लोज एंडेड की बात करो तो बेटा क्लोज एंडेड में ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये हट जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हट जाता है और उसके बाद केवल आपके पास बचता है ये वाला हिस्सा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो क्लोज एंडेड होता है वो सिंपली क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, यही आता है। अब जैसे अगर हम बोलें आर यू राइटिंग अ लेटर, तो आंसर वुड बी इधर यस या फिर नो, ठीक है बेटा। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में जब आप आंसर दोगे तो मैं वाई पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को क्या बताओगे, रीज़न, है ना। अगर मैं वेयर पूछता तो आप क्या बताते मेरे को, कोई जगह। मैं अगर आपसे व्हेन पूछता तो आप क्या बताते मेरे को, कोई टाइम का आंसर बताते। ऐसा तो नहीं है मैं पूछता व्हेन आर यू राइटिंग अ लेटर और आप बोलते इन द ऑफिस, नहीं बोलते ना। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन वर्ड भी एक तरीके से क्या है बेटा, एडवर्ब ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, इनको आप एडवर्ब भी बोल सकते हो। क्योंकि बेसिकली है क्या बेटा, फंक्शनल ग्रामर है ना। तो फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या है, जो ग्रामर है बेसिकली वो क्या है, फंक्शनल है। मतलब कोई एक शब्द अभी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में होगा और उसी के बाद दूसरे सेंटेंस में वही शब्द दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, इसीलिए इनका आंसर भी
उसी एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम के थ्रू भी आ सकता है, ये भी हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको समझ आया ओपन एंडेड क्या है और क्लोज एंडेड क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा जो दो प्रकार की चीज़ें शो करते हैं। पहला है सर, ये शो कर सकते हैं या तो रिक्वेस्ट या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई कमांड। ठीक है सर, या फिर ये शो कर सकते हैं बेटा कोई सजेशन, कोई प्रपोजल। ठीक है, आप ये बोल लीजिए इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में इट शोज, और शोज के बाद ये टेबल है। ठीक है, तो कोई सजेशन, कोई प्रपोजल, ठीक है, कोई परमिशन, इस तरीके से। ठीक है, अब इनके क्या बोलते हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है ना, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो जो रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड है जनरली ये बोला जाता है V1 के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर। ठीक है, जबकि सजेशंस, प्रपोजल्स, परमिशंस ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आ जाएगा लेट, लेट से शुरू होगा ऑब्जेक्ट 1 प्लस सॉरी माय मिस्टेक, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, हेल्प मी, गेट आउट, इट इज़ एन ऑर्डर, है ना, कम इन, इट इज़ अ कमांड, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लेट मी हेल्प यू, तो बेसिकली ये क्या है, एक परमिशन है कि लेट मी हेल्प यू। तो ये क्या हुआ बेटा, आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फिर ऐसे ही आप बोल सकते हो लेट मी प्ले द सॉन्ग, लेट मी प्ले द सॉन्ग। ठीक है, या लेट मी ड्राइव द कार। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट हमेशा रहेगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 2। इतनी बात समझ आई आपको। चलिए, अब तीसरी चीज़ आपको ये समझना है सर कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, ठीक है बेटा, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इन सब में जो काम कौन करेगा। अगर मैं आप ये देखो ना, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना बेटा, सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता बेटा। ठीक है, बट सब्जेक्ट क्या होता है, अज्यूम जरूर किया जाता है। अब सब्जेक्ट होगा कौन, देखो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता इसमें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट है नहीं, बट इसको क्या करेंगे, एज्यूम। तो एज्यूम किसको करेंगे, प्रश्न तो ये भी आया। ठीक है बेटा, तो एज्यूम जो करते हैं वो करते हैं लिसनर को, क्योंकि जो सुनेगा वही तो करेगा भाई। लेट हेल्प मी, जो सुनेगा वही तो हेल्प करेगा। गेट आउट, जो सुनेगा वही जाएगा। तो इन सब सेंटेंस में बेटा जो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो ये सेंटेंस हो या ये सेंटेंस हो, इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, यू। ठीक है बेटा, यू ही माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा, बट धीरे धीरे सब चीज़ क्या हो जाएगा, सही सेटल हो जाएंगी। उसके बाद आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मेरा भी फ्लो बन जाएगा। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। ठीक है, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र सर की वीडियो देखी होगी, सर ने बोला था कि धैर्य है ना, धैर्य ही इम्पोर्टेंट है बेटा लाइफ में, और हम लोग भी तो धैर्य ही रख रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी धैर्य रखो। चीज़ें जब इंसान सीखता है बेटा तो समय लगता है, ठीक है ना। आपको कई बार लगेगा कि यार हम तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार, ये वो सो, बट ट्रस्ट मी बेटा कि जब आप इन चीज़ों के यूज टू हो जाते हो तभी जाके आप उस चीज़ में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो। ठीक है, अभी जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुझसे ऑफलाइन में इंग्लिश का बैच ऑलमोस्ट 80% भी अगर पढ़ लिया होगा तो उनको हेल्प मिली होगी। अब वो किसी भी बुक को पढ़ेंगे बेटा तो उनको वो बुक समझ आएगी। तो
तो कोचिंग मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि मैं आपको कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ इन 3 महीने के अंदर वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है। कोचिंग क्या है बेटा, एक मार्गदर्शक का काम करता है, ठीक है। आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि ठीक है सर, आप जो बोल रहे थे वो सारी बातें हमको समझ आई, और अब हमको वो जो बुक्स जो हमारे लिए हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी पहले, वो अब हमको समझ आने लग गई है ना। जो क्वेश्चन के टाइप आपने सीखा है, तो उसी टाइप से थोड़े थोड़े अलग अलग, थोड़ा सा अलग डेविएट होकर क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जाम में हमने देखे, और वो सही भी हुए। तो बेटा एक अंडरस्टैंडिंग जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते, ठीक है बेटा। मैं फर्स्ट डे बोलता हूँ हर क्लास के, और क्योंकि ये ऑनलाइन मेरी फर्स्ट क्लास भी है, तो मैं यही बोलूँगा बेटा, द हिंदू का अब आप लोग क्या कर लीजिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है बेटा। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। इस फेक मीडिया से आप दूर रहिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर द हिंदू हो गया, या कुछ अच्छी मैगजीन्स हैं, है ना, उन इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स तो आपका क्या है, इकोनॉमिक से ही रिलेटेड होगा, तो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। कुछ अच्छी मैगजीन्स है, जैसे आपके पास है कुरुक्षेत्र, ठीक है, KUREKSHETR कुरुक्षेत्र, ठीक है। या फिर आपकी एक योजना, एक मैगज़ीन आती है, इन सब का आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रख लीजिए, ठीक है। और अपनी रीडिंग का जो आपकी जो रीडिंग का स्कोप है ना बेटा, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक वेब सीरीज़ पर ही टिक गए, ऐसे नहीं होने वाला बेटा। वेब सीरीज़ देखने वाला कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो एक ही स्टोरी को पढ़ेगा। नोवेल वाला भी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक ही स्टोरी लाइन को पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका इस इमेजिनेशन का जो स्कोप है वो लिमिटेड रहेगा। इसलिए बेटा रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, है ना। एंड इवन इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स SSB CDS का एग्ज़ाम दोगे, बाद में SSB पास आउट SSB को फेस करोगे, तो SSB में भी आपसे आपके इसी थिंकिंग को ही जज किया जाता है। ये थिंकिंग बनेगी कैसे बेटा, जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे कहाँ से बन पाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसलिए बेटा बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप फिर इसी क्लास के फीडबैक पर ही डिपेंड करेगी, आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। और फिर जो जो दिक्कतें होंगी वो हम वहाँ पे सही करेंगे, ठीक है बेटा। 4th टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है बेटा। इसके बारे में लिखिए, दीज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। पहले बात तो यह है कि सर ये जो सेंटेंस हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ शो होती है। एक्सक्लेमेटरी साइन कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको, ठीक है बेटा। और एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो हमेशा या तो सेंटेंस के एंड में लगेगा, ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन या तो सेंटेंस के एंड में लगेगा, या फिर जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके साथ लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ व्हाट अ परफॉर्मेंस, मान लीजिए आप IPL देख रहे हो और एक प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। बट यहाँ पे कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्सक्लेमेशन साइन को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अगर आपके पास है कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो आप जस्ट उसके बाद भी, जैसे मान लीजिए आपने बोला हुर्रे वी वॉन, तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बट जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपका ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब लिखिए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, प्रेयर, ठीक है, कोई वंदना, कर्स, ठीक है। आप अगर किसी पर क्या बोलते हो, कर्स का मतलब
किसी को बुरा भला क्या तो वो है ना विश ETC, कर्स हो या विश हो या ETC, ठीक है बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है सर इसमें, जनरली दे स्टार्ट विद मे, ठीक है बेटा। अब सब जितनों ने मेरे से क्लासेस पढ़ी है सबके दिमाग में आ गया सर मे क्या होता है ना, इट इज़ अ मोडाल, ठीक है, पॉसिबिलिटी को समझाता है, ठीक है। या तो ये मे से होता है बेटा या फिर ये विश से शुरू हो सकता है, ठीक है। बट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समटाइम्स मे जो शब्द है ना रिमेन्स हिडन। तो जैसे वहाँ पे इससे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस देख रहे थे, तो वहाँ पे जो यू था, जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस था वो हिडन था, उसको अज्यूम रखना है। तो यहाँ पे बेटा कई बार क्या होता है, मे जो होता है वो हिडन होता है, मतलब कई बार लिखा नहीं जाता बट अज्यूम ज़रूर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपकी नौकरी लग गई, उसके बाद आपने मुझे कुछ समय बाद एक कार्ड भेजा, है ना, और उसमें लिखा था कि XYZ मैरिड विद ABC, है ना, और आप सादर आमंत्रित हैं, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल, है ना, मैरिड लाइफ, ये तो बोलूँगा। तो बेटा बेसिकली ये क्या है, विश से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एक और एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, ठीक है बेटा। तो ये मे से शुरू हो रहे हैं या विश से शुरू हो रहे हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, क्योंकि मैंने आप जैसे आपसे कहा है कि काफ़ी कुछ दिमाग जो है ना अभी काफ़ी सारी चीज़ों को अरेंज करने में लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप टाइप ऑफ टेंस। टेंस की बात करें तो जनरली वी हैव 3 टाइप ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है बेटा। मेरे थोड़ा वॉल्यूम का भी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है बेटा, कि वॉल्यूम कैसी है, साफ सुनाई दे रहा है या नहीं, और क्या दिक्कत आ रही है सब बताइएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है बेटा। बेटा जब हम बात करते हैं इन तीनों टेंस की, तो इन तीनों टेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, जो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस है ये दोनों के दोनों बेटा रियल है, मतलब इनका वास्तविकता से लेना देना है, ठीक है बेटा। क्योंकि प्रेजेंट वो है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना बेटा, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही तो प्रेजेंट टेंस है। जैसे अभी क्लास चल रही है ना, या आजकल आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो कि सर कोविड की वजह से काफ़ी सारी क्या हो रही है, कैजुअलिटीज़ हो रही है देश में बार बार, ठीक है बेटा। पास्ट क्या है, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो हम एक्सपीरियंस क्या है बेटा कर चुके हैं, दैट इज़ पास्ट। बट जो फ्यूचर टेंस होता है ना, बेसिकली इट इज़ नॉट रियल टेंस, है ना, इट इज़ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेसिस आपने सुनी होगी, ठीक है। जब आप पीजी करेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, METHETOLOGY, ठीक है बेटा। खैर स्पेलिंग पे आप ध्यान में दीजिएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये क्यों दिया जाता है, आप पीजी वाले सब्जेक्ट में दिया जाता है, ठीक है बेटा। क्यों दिया जाता है, क्योंकि पीजी के बाद हम करते हैं पीएचडी। अब पीएचडी में हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी RM की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। तो RM मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ में। वहीं पर एक शब्द आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब बेटा कि होता क्या है कि आप जो भी टॉपिक लेते हो, आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो कि ठीक है मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है, और फिर उसके पीछे आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, और लास्ट में उस रिसर्च को क्या करते हो, प्रूफ करते हो। तो हाइपोथेसिस मतलब मानना, किसी बात को समझ लेना, कि कुछ समय तक समझ लेना कि ये सत्य है, ठीक है बेटा। बट वो जनरली क्या होता है, सत्य नहीं होता है।
हाइपोथेटिकल कंडीशंस है ना, सत्य नहीं होता। अगर वो प्रूफ हो गया तो वही हाइपोथेसिस अब आपकी क्या बन जाएगी, रिसर्च बन जाएगी। ठीक है बेटा, फिर आप उसको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है अगर आपकी रिसर्च क्या है, बहुत ही अच्छे टॉपिक में है। तो हर रिसर्च की जो उपज होती है बेटा वो एक हाइपोथेसिस होती है। खैर ये तो एक वर्ड की मीनिंग है, ठीक है, बट जनरली फ्यूचर टेंस इज़ अ हाइपोथेटिकल। कारण क्या बना, क्योंकि जब हम टेंस की बात करते हैं बेटा, तो टेंस जो बन रहा है वो क्या बोला था हमने, टेम्पस शब्द से बना है, जिसका मतलब है समय। और टाइम ओरिएंटेड जो वर्ब होती है बेटा, टाइम ओरिएंटेड, देखिए वर्ब अभी हमने समझनी है दो प्रकार की। ठीक है, अब हम मेन बात पर आ रहे हैं। एक होती है टाइम ओरिएंटेड और एक होती है बेटा एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है बेटा, कार्य तो हुआ है, पर कार्य कब हुआ ये आंसर कौन देगा, टेंस। तो टाइम ओरिएंटेड वर्ब इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसी का दूसरा नाम भी होता है बेटा प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब, ठीक है बेटा। और एक्शन ओरिएंटेड मतलब आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है बेटा, तो जनरली ये इस पर डिपेंड करता है। अभी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ टेंस को और तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टेंस की बात चल रही है तो समझना भी जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम संख्या की बात करें बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब केवल 3 ही होती है। पहली इज डू, नेक्स्ट इज बी, नेक्स्ट इज हैव। मेन वर्ब की बात करें बेटा तो इनकी संख्या क्या है, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल टू ईट, स्लीप, रन, वॉक, टॉक, ईटीसी। ये तो बहुत सारे काम है ना, ये तो बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए इनकी संख्या अलग है। फॉर्म्स की बात करें अगर हम, तो इसकी फॉर्म होती है बेटा 3, और यही 3 फॉर्म को कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसकी फॉर्म की बात करें बेटा, तो ये बेसिक तो कितनी फॉर्म हो गई, किसकी, एक्शन ओरिएंटेड की या मेन वर्ब की। इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो हो गई 3, पर जो इसकी टोटल फॉर्म है वो कितनी हो गई बेटा, 5। कहने का मतलब V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है बेटा, चलिए अब V1, V2, V3 जैसे ईट है ना, एट, इसी प्रकार से तो आता है। वॉक, वॉकड, वॉकड, इसी प्रकार से तो बनती है ना। ये जो V4 और V5 है ये कैसे बनती है, V4 जो है बेटा वो बनती है V1 के साथ ING लगाकर, और V5 बनती है V1 के साथ S या ES लगाकर। सॉरी माय मिस्टेक, ये थोड़ा सा मैं आगे पीछे बन गया है। इसको V5 लिख लीजिए और इसको आप V4 लिख लीजिए। तो V4 जो है बेटा वो S या ES बनती है, और V5 बनती है V1 प्लस ING। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, बट जनरली 5 ही फॉर्म होती है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है बेटा कि कई बार इस V4 या V1 प्लस ING को और इस V1 और S या ES को आपकी बुक में या तो पार्टिसिपल नाम दिया जाएगा या फिर आपको कहीं लिखा रहेगा जेरेंड। तो बेसिकली बेटा ये ना पार्टिसिपल है ना जेरेंड है, क्योंकि फॉर्म तो पार्टिसिपल और जेरेंड की सेम होती है। ठीक है, बट इनके क्या होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं। तो इसलिए अभी हम इनको ना पार्टिसिपल बोलेंगे ना ही हम इनको जेरेंड बोलेंगे। ये हम समझेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है और जेरेंड क्या होता है, ये समझेंगे हम वर्ब एडवांस के टॉपिक में। ठीक है बेटा, फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि सर हमारे पास 2 ही प्रकार की वर्ब हैं, एक टाइम ओरिएंटेड, एक एक्शन ओरिएंटेड। टाइम ओरिएंटेड वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब, और एक्शन ओरिएंटेड वर्ब को हम बोलेंगे क्या बेटा, मेन वर्ब। ठीक है, इसकी 3 फॉर्म हो गई, डू, बी, हैव, 3 ही हैं ये, और इनकी संख्या क्या है, अनगिनत। बेसिक फॉर्म्स हो गई इतनी, और इसकी बेसिक फॉर्म हो गई 5। पार्टिसिपल नहीं कहना है, जेरेंड भी नहीं कहना है, इतनी बात आप फिलहाल समझिए। ठीक है, चलिए तो 3 टाइप के टेंस हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर कि चलिए टेंस तो बन गए, अब नेक्स्ट बात आती है सर कि टेंस के प्रकार कितने है ना, या हम जो टेंस की बातें हैं वो कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ओमिट कर लेता हूँ एक बार। चलिए अब बेटा जो अकॉर्डिंग टू वर्ब है ना, ये किसके अनुसार होता है, वर्ब के अनुसार होता है। ठीक है, आप लिखिए अकॉर्डिंग टू वर्ब दीज टेंसेस, या दीज टेंस, कौन से टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दीज टेंस कैन बी रिटन इन 4 ways, कैन बी written in
4 वेज, 4 प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। पहला है इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। अब यहाँ से बेटा शुरुआत है समझ बनाने की, ठीक है ना बेटा। इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। इंडेफिनिट का मतलब हुआ बेटा, देखो अब अभी तो बहुत सारी बातें बाद में लिंक करेंगे इसी क्लास से, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट का मतलब हुआ, लिखे व्हेन एक्शन इज सिंपली mentioned, when action is mentioned simply। जब हम साधारण रूप से किसी भी वाक्य को क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब साधारण रूप से किसी वाक्य को मेंशन करने का मतलब क्या हुआ बेटा, साधारण रूप से किसी भी वाक्य को मेंशन करने का मतलब ये हुआ कि सर कार्य के देखिए, कार्य के दो चीज़ है ना, रियलिटी से क्या जुड़ा है, दो चीज़ है ना। कार्य के पूरे होने या अधूरा रह जाने का वर्णन नहीं होता, ठीक है बेटा। जब हमको यही नहीं पता कि कार्य क्या पूरा हो चुका है, या फिर हमको यही नहीं पता कि कार्य का कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ बाकी है या क्या हो रहा है, तो इन सारी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि हमने सेंटेंस क्या कर लिया, नॉर्मली रूप से बोल दिया। तो इसी को हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेकंड आता है बेटा, सेकंड लिखिए, अभी समझेंगे बेटा, समय लगेगा, थोड़ा सा धैर्य कीजिए। सेकंड लिखिए कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में बेटा लिखिए एक्शन इज इनकम्प्लीट, समझ आई बात। एक्शन इज, लिखिए एक्शन इज इनकम्प्लीट, जब एक्शन अधूरा होता है बेटा, ठीक है। और इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब आगे भी होगा, या फिर बोल सकते हैं एक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यह चल रहा है, अधूरा है ना, तो इसलिए तो चल रहा है, ठीक है बेटा। या फिर आप ये बोलो यहाँ पे क्या होगा, जब कार्य के अधूरे रह जाने का, है ना, हिंदी में भी समझिए, जब कार्य के अधूरे होने का वर्णन हो। बेटे जी जो हिंदी में लिख रहे हैं ना, यही कॉन्टेक्स्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी कॉन्टेक्स्ट को समझना है आपने कि कौन से टेंस कब यूज़ होगा, यही सारी बातें हम लिंक करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस। देखो भाई, इंडेफिनिट में ना तो पूरे होने का बोध था, ना अधूरे रह जाने का बोध था। कॉन्टिन्यूस में अधूरे रह जाने का बोध था, और परफेक्ट में पहले हिंदी लिख लेंगे, पूरे होने का बोध रहता है, ठीक है। लिखिए कार्य के पूरे होने का बोध रहता है, ठीक है। या फिर लिखिए when action is completed, और when action is completed और finished। जब एक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा या फिर फिनिश्ड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं ना बेटा, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब यहाँ पर अब इसकी परिभाषा आपको आगे और क्लैरिटी देगी, ठीक है बेटा। लिखिए इसके बारे में, किसी स्पेसिफिक टाइम पर कार्य पहले से ही चल रहा है या था, ठीक है। और आगे भी
है ना, चल रहा है, आगे भी चल रहा है, ठीक है। या फिर इसकी इंग्लिश में परिभाषा लिखिए, अ पार्ट ऑफ एक्शन, अ पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीटेड एंड द रेस्ट इज गोइंग ऑन, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का होना जरूरी है। फिर दूसरी चीज़ आपने देखी, मैंने यहाँ पे है भी यूज़ किया और था भी यूज़ किया। इसका मतलब जनरली ये जो ज़्यादा सेंसिबल बातें करेगा ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही ज़्यादा सेंसिबल बातें करेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा, आने वाले समय के बारे में बात करेगा फिर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्पेसिफिक टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये इस चीज़ का भी हमको समझ में आती है, ठीक है बेटा। तो 4 आपके पास क्या हो गए, टेंस हो गए। जस्ट अ मिनट बेटा, चलिए मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा समय हो चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लास को यहीं पे रोकना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद तब देखते हैं। आप जस्ट अ मिनट, आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मैं आप फिर से शेयर कर रहा हूँ 9897832413, इस पर ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है। ग्रुप में मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि वो लक्ष्य का प्लेटफॉर्म है ना। आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बच्चों कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है, कि क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं अभी तो स्टार्ट कर ही रहा हूँ, तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैं भी फ़िलहाल प्लान कर रहा हूँ। और बाद में अगर सही कुछ लगा तो 2 घंटे की क्लास भी हम कर लेंगे, जिससे कि आपका कोर्स जो है वो जल्दी से हो पाएगा, ठीक है बेटा। और जैसे जैसे फीडबैक आता है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस में इम्प्रोवाइज़ करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स सुनने के लिए बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।